नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बात करने वाले हैं वक्फ प्रॉपर्टीज की, या फिर हम बात करने वाले हैं वक्फ एक्ट की। वक्फ एक्ट अभी हमारे जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है और वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2024 लेकर आया गया था, जिसको कि पार्लियामेंट्री कमिटी के पास पूरी तरीके से रिकमेंडेशन के लिए भेजा था। और जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया जा रहा था 2024 का सरकार के द्वारा, तब भी मुस्लिम पार्टियों ने पूरी तरीके से इसका विरोध किया था। और अब रिसेंटली आपको देखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद इसको पूरी तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन देने के बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पूरी तरीके से रख दिया। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का अब सेशन होली के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो यहां पर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर आया गया है, इसका विरोध प्रदर्शन जताते हुए मुस्लिम से रिलेटेड जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना छेड़ दिया है। और उनका यह कहना है कि वक्फ में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट नहीं लेकर आना चाहिए। और आज के इस पूरे इंपॉर्टेंट सेशन में हम ये समझेंगे कि वक्फ बोर्ड बना कैसे, कैसे वक्फ एक्ट बना और वक्फ होता क्या है, क्या इस्लामिक लॉ में इसकी वैलिडिटी है और क्या इसकी वैल्यू है। हर चीज को डिटेल में एक एक करके जानेंगे और क्यों ये हड़ताल की जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको भी समझेंगे। देखिए, 2024 में आपको देखने को मिलेगा कि 2024 में केंद्र सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आती है और इस बिल पर पूरी तरीके से सदन में पेश किया जाता है तो मुस्लिम पार्टीज इसका बहिष्कार करने लगती हैं। इसके बाद जब ये सदन में पेश हुआ तो फिर इसको पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया गया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिसेंटली अपने रिकमेंडेशन देकर के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को यह बिल वापस भेज दिया है। अब इस बिल पर दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में बहस होगी और अगर यह पूरी तरीके से दोनों सदनों से पास हुआ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और फिर ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 है वो बदल के आपका पूरी तरीके से भारत में लागू हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लोग नहीं चाहते हैं और वक्फ बोर्ड नहीं चाहता है कि वक्फ अमेंडमेंट कोई भी जो है पूरी तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले वक्फ होता क्या है इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि इस्लामिक लॉ में जितने भी हमारे मुस्लिम पर्सन हैं उनको एक अधिकार दिया गया है कि वो अपनी किसी भी चल और अचल संपत्ति को अल्लाह के नाम पर डेडिकेट कर सकते हैं। और अल्लाह के नाम पर दी गई प्रॉपर्टी जब एक बार डेडिकेट कर दी जाती है उसको हम वक्फ के कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो आपका वक्फ बोर्ड होता है वो उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर बन जाता है और उस व्यक्ति के सारे अधिकार उस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाते हैं जो कि अल्लाह के नाम पर पूरी तरीके से इस प्रॉपर्टी को डेडिकेट करता है। फिर आपको यहां पर पूरी तरीके से देखने को मिलेगा कि जब ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास पहुंच जाती है तो वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे काम करता है, जैसे इस्लामिक धर्म का पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करना। इसी के साथ साथ जो आपके मदरसेज होते हैं, जो मदरसा होते हैं, मदरसाओं को पूरी तरीके से जो है क्या कहते हैं ओपन करना और इनको सुचारू रूप से चलाना। जो हकीम वगैरह, हाफिज वगैरह इसमें पढ़ाने वाले होते हैं उनको सैलरी वगैरह देना। जितने भी कब्रिस्तान होते हैं वहां पर जो आपके मौलाना मौलवीज होते हैं उनकी जो है सैलरी वगैरह देना, कब्रिस्तान को, ग्रेवयार्ड को बनाना। और इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि वो सारे बच्चे और महिलाएं जिनके पास कोई भी अपना नहीं है और वो अपने आप को मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वक्फ बोर्ड जो वक्फ की प्रॉपर्टी से पैसा आता है या फिर वक्फ का जो भी डोनेशन आ रहा है उससे पूरी तरीके से क्या करते हैं, उससे पूरी तरीके से जो है इनको मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें भारत में वक्फ बोर्ड की, तो भारत में वक्फ बोर्ड टॉप 3 इंस्टीट्यूट में आता है जिनके पास सबसे ज्यादा लैंड है, जैसे इंडियन आर्मी, वक्फ बोर्ड और आपका जो है इंडियन रेलवे, तो उन्हीं में ये शामिल है। और इनके पास लगभग हिंदुस्तान में 8.5 लाख जो है प्रॉपर्टियां हैं जिनको कि वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से जो है मेंटेन करता है और जो मुस्लिम लोगों ने अल्लाह के नाम पर डायरेक्टली डेडिकेट कर दी है। अब वक्फ बोर्ड कैसे बना और इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या जानकारी आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1954 में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपके JL नेहरू जी थे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक जो है वक्फ बिल लेकर आते हैं। और जब ये वक्फ बिल लेकर आया जाता है तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि 1995 में पूरी तरीके से ये वक्फ बिल बनता है, ठीक है, और वक्फ एक्ट बनता है। और वक्फ एक्ट के अकॉर्डिंग एक जो है आपकी सेंट्रल वक्फ कमेटी जो है एस्टेब्लिश की जाती है। और फिर इसके साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी इस्लामिक लॉ में मुस्लिम लोग पूरी तरीके से अल्लाह को प्रॉपर्टी डेडिकेट करते हैं, वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली जो है आपको देखने को मिलेगा कि अल्लाह के नाम पर दी जाने वाली जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो वक्फ बोर्ड मेंटेन करने लगता है। फिर आता है आपका जो है पूरी तरीके से 1964 में वक्फ एक्ट
एक्ट में जो है अमेंडमेंट लेकर आया जाता है और इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके वक्फ काउंसिल जो है, वक्फ काउंसिल जहां यहां पर बनाए जाते हैं और इसी के साथ वक्फ काउंसिल की यहां पर 1964 के अमेंडमेंट के बाद में पूरी तरीके से स्थापना होती है। फिर ये ऐसे ही इंडिया में काम करता रहता है। फिर इन द ईयर 1995 जब आप 1995 में देखेंगे तो इसमें एक और अमेंडमेंट की जाती है और इस अमेंडमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि वक्फ बोर्ड को बनाने की आपके जितने भी स्टेट्स हैं या फिर जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं इनको परमिशन मिलती है और ये अपने यहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी वक्फ बना सकते हैं। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मौजूदा समय में भारत में अगर हम बात करें तो टोटल आपको 32 वक्फ बोर्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलते हैं और एक आपका सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी यहां पर देखने को मिलता है जो कि इन सारी प्रॉपर्टियों को गवर्न करता है। ठीक है, 1995 के बाद अगला अमेंडमेंट लेकर आया जाता है 2013 में और ये जो अमेंडमेंट है ये सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट पावर देता है किसको, वक्फ बोर्ड को, कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी ने वक्फ बोर्ड ने किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा मतलब अपना जो है दावा जता दिया तो ऐसे केसेस में 2013 का अमेंडमेंट ये कहता है कि वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी और इस जो है क्या कहते हैं बात को झुटलाना या इस बात को रिवर्ट करना बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा जो लोग ये साबित करना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरी तरीके से भारत में लागू रहता है और फिर आता है आपका 2024। ठीक है, 2024 में मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल आपके पार्लियामेंट के सदन में पेश करती है और पार्लियामेंट के सदन में जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पूरी तरीके से रखा जाता है, ठीक है, तो इस बिल पर पूरी तरीके से चर्चा होती है। तो यहां पर जितनी भी हमारी मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम पार्टियां हैं वो क्या करते हैं, इसका बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। फिर इस बिल को जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशंस के लिए भेज दिया जाता है और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर अपनी जो है पूरी चर्चा करती है और सारे रिकमेंडेशन लेकर 2025 में आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी अपने रिकमेंडेशन देने के बाद ये जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को वापस भेज देती है। अब 17 मार्च के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अब हमारा नया सेशन शुरू हो चुका है। अब मुस्लिम समुदाय में डर यह है कि वो 2024 का जो अमेंडमेंट बिल है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसको पूरी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने के बाद क्या कर दिया जाएगा, राज्यसभा से पास कराने के बाद आपका इसको कानून बना दिया जाएगा। इसी चीज को लेकर के अब धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से छिड़ चुका है। ठीक है, तो वक्फ बिल के खिलाफ आर पार, ठीक है, जंतर मंतर पर 17 मार्च से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली में सारे लोग एकत्रित हो गए हैं और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि संसद शुरू होने से पहले ही इस पर जोरदार जो है हंगामा करने की आशंका जताई गई है। इसी के साथ साथ 17 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने में आपके जो है मुस्लिम लीग शामिल हुई है। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि AIMIM जो है आपकी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की, ये भी यहां पर पूरी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें आपको इनकी पार्टी भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। इसी के साथ साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सोहिब जमाई ने जो है बैठक में शामिल हुए और उन्होंने बताया कि AIIM के कार्यकर्ता और नेता शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा बने रहेंगे। इसी के साथ साथ सोहिब जमाई जो आपके AIIM के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम सबको राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कौम के हित को एकजुट करना है। वक्फ संपत्तियों की हिफाजत करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हम लोकतांत्रिक तरीके से आवाज को बुलंद करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि वक्फ एक्ट को पूरी तरीके से जो है ना लाने के लिए, 2024 के अमेंडमेंट को ना लाने के लिए सरकार के खिलाफ ये सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके साथ साथ अलग अलग मुस्लिम स्कॉलर्स के जो आपके अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके मौलाना एकजुट एकत्रित होकर आपके अब जंतर मंतर पर बैठ गए हैं और इस जंतर मंतर पर पूरी तरीके से आपके वक्फ अमेंडमेंट बिल को ना लाने की डिमांड की जा रही है। और इसी में आपको देखने को मिलेगा कि देश भर से आपके जितने भी मुस्लिम समुदाय के बड़े आपके सेलेक्टेड सांसद और विधायक हैं, उनको भी यहां पर एकत्रित होने के लिए किया जा रहा है और बड़े स्तर पर इस धरने को चलाने की बात की जा रही है। फर्स्ट डे आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके का बैनर यहां पर लगाया गया है, वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। और फर्स्ट डे आपके मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम संगठनों के जितने भी मौलाना वगैरह हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और असदुद्दीन ओवैसी जो आपके AIMIM के पूरी तरीके से आपके क्या हैं फाउंडर हैं, वो भी यहां पर इस धरने में शामिल हुए हैं। अब मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं कि जो आपको वक्फ एक्ट की कहानी मैंने आपको सुनाई है, क्या आपको वक्फ एक्ट पूरी तरीके से समझ में आया है? इसी के साथ साथ मैं यहां पर आपसे एक और चीज बताना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट का सेक्शन नंबर 107
बात करता है लिमिटेशन पीरियड की। तो अगर आप किसी भी वक्फ के खिलाफ कोई भी जो है क्या कहते हैं सूट फाइल करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि इस पर लिमिटेशन पीरियड की जो धाराएं हैं वो पूरी तरीके से लागू नहीं होती। अब आखिरी सवाल कि वक्फ का आपको समझ में आया या नहीं, या फिर क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल को मोदी सरकार को लेकर आना चाहिए या फिर इसे मुस्लिम लोगों के कहने पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सरकार का यहां पर कहना है कि वक्फ एक्ट को पूरी तरीके से लाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि वक्फ की प्रॉपर्टियों को अच्छे से मैनेज किया जा सके और इसको डायरेक्टली इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा चुके हैं। वहीं पर वक्फ बोर्ड का ये कहना है और वक्फ काउंसिल और मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाकर डायरेक्ट हमारी जो है वक्फ की प्रॉपर्टियों में अपना इंटरफियरेंस बनाना चाहती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की कर रहे हैं तैयारी, तो एपीयू के कोड से एकलव्य 5.0 बैच है या फिर आपका P2I रैंकर्स बैच स्टडी IQ का स्टार्ट होने जा रहा है 24 मार्च से। आप में से जितने भी लोग इस बैच में तैयारी करना चाहते हैं वो एपीयू के कोड से मेरी मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं और मेरी मेंटरशिप में ये बैचेस आपको सिर्फ और सिर्फ अब 30,000 रुपीज की प्राइस में दिए जा रहे हैं। तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर मुझसे कनेक्ट करके कुछ भी पूछा जा सकता है या फिर कोई भी जानकारी ली जा सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।